Good morning. Myself Dr. Pintu Kumar. Today we are going to talk about दामोदर वैली कॉरपोरेशन। आज हम लोग दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से जो एडवांटेजेस हैं दामोदर वैली का और बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं दामोदर वैली। दामोदर वैली सबसे पहले बंगाल की शोक नदी कहा जाता था। दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है दामोदर नदी बंगाल का शैरो ऑफ द बंगाल कहा जाता था, क्योंकि दामोदर नदी निरंतर दो नदियों जो पराकर नदी है और इसके बाद रिवर दामोदर, इन दोनों को मिलने के बाद बंगाल का पुरुलिया, बर्धमान और ये सब का जो क्षेत्र में वहाँ से प्रवेश करने के बाद ये पूरा फ्लड का इसका जोन होता था और नदी अपने कोर्स को शिफ्ट करने के कारण बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता था। बंगाल का क्षेत्र जो होता था वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पहले से भी माना जाता था और दामोदर नदी के प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा प्रभाव में आता था। तब उस समय जो गवर्नमेंट थे, उस समय हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन लोगों ने 1944 में एक जो योजना बनाया कि एक बोर्ड का गठन किया जिसको दामोदर वैली फ्लड इंक्वायरी कमेटी बनाया। ठीक है, 1943 में दामोदर वैली दामोदर रिवर वैली नहीं, दामोदर रिवर फ्लड इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी का क्या मतलब था? ये कमेटी को ये निर्णय दिया गया जिसके दो मेंबर्स प्रमुख थे उस समय, जो बर्धमान के राजा होते थे और उसके बाद आपका मेघना शाह। ये दो लोगों को उस कमेटी में रखा गया और रखने के बाद उनसे ये निर्णय किया गया कि दामोदर नदी को फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए। उस समय पूरे भारत का ये दामोदर नदी जो आपका रिवर वैली प्रोजेक्ट है, भारत की प्रथम सबसे पहला रिवर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये रहा कि इस नदी को पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया भारत में। सबसे पुरानी और पहली ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के रूप में भारत में शुरुआत हुआ। जब 1943 में दामोदर रिवर फ्लड इंक्वायरी कमेटी बना, इसके मेघना शाह और वहाँ के जो लोकल स्थानीय राजा थे, इन लोगों से कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप इस पर एक रिपोर्ट दीजिए। दामोदर वैली जो नदी थी पहले, आज झारखंड है, वो पहले बिहार, ब्रिटिश पीरियड में बिहार और बंगाल और केंद्र सरकार के बीच का एक योजना है। तो उसने 1943 में जब बना कमेटी, अपना 45 तक अध्ययन किया और इस कमेटी ने पूरी दुनिया भर के बहुत से चीज़ों को अध्ययन किया और इसने किया तो वो टीवीए क्या है? टीवीए टेनेसी वैली अथॉरिटी। टेनेसी वैली अथॉरिटी अमेरिका का सबसे पहला ऐसा सफल मल्टी रिवर प्रोजेक्ट था जिसको इस कमेटी ने अध्ययन किया, टेनेसी वैली अथॉरिटी। और उसी आधार पर इन्होंने 45 में गवर्नमेंट को योजना दिया कि एक इस तरह का है कि हम जगह जगह अगर फ्लड को कंट्रोल करने का सिस्टम को बना दे तो हम फ्लड की जो सिचुएशन है उससे हम बच सकते हैं। सेंट्रल जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने कहा कि अच्छी ऐसी बात है, तो थोड़ा सा इसको जानकारी के लिए जो टेनेसी वैली, अब ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो भारत की पहली जल मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है, ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ, किससे प्रभावित हुआ? तो टेनेसी वैली अथॉरिटी, ठीक है, इससे प्रभावित हुआ। तब इसके जो चीफ इंजीनियर थे उसको बुलाया गया। उस समय के गवर्नमेंट ने डिस्कस करने के लिए चीफ इंजीनियर्स को बुलाया गया और इसने जो दामोदर रिवर्स फ्लड इंक्वायरी कमेटी जो था
उस कमेटी को रिपोर्ट जो सबमिट किया था 1945 में, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्कस करने के लिए टेनेसी वैली अथॉरिटी के जो हेड थे, जो चीफ इंजीनियर थे, उसको डिस्कस करने के लिए भारत बुलाया गया। उसके सामने रिपोर्ट रखा। रिपोर्ट पढ़ने के बाद इंजीनियर्स ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, ये जो रिपोर्ट है ये हमारे यहाँ अमेरिका का जो है टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर ये दिया गया और उसमें बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं अमेरिका में ये मल्टी रिवर प्रोजेक्ट, इसको भारत में किया जा सकता है। तो 1947 में इसको 46-47 में अप्रैल में इसको स्वीकृति हुआ, एक एग्रीमेंट लेटर तैयार किया गया। वो एग्रीमेंट तत्कालीन चूंकि भारत आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी मिलना था, ये तय था। उस समय के एग्रीमेंट लेटर बिहार गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में तैयार हुआ। जब 1900 फिर उसके बाद हुआ कि इसके एक इंस्पेक्शन करने के बाद भौगोलिक रूप से इंप्लीमेंट किया जाएगा, देश आज़ाद हो गया। तब प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने इस पर इंटरेस्ट लिए और फिर 1948 में इसको हुआ कि कोई भी एक्ट जब बनता है तो संविधान बन रहा है तो पार्लियामेंट से इसको अप्रूवल लिया जाएगा। पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते ये सारी प्रोसीजर करते हुए पूरा क्लियर हुआ कि हाँ अब इस मल्टी रिवर प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। इस तरीके का अपना आउटलाइन तैयार हुआ और इस प्रकार से जो दामोदर वैली के नाम पर उसके पहले एक दामोदर है ना, दामोदर वैली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गठन किया गया, ठीक है ना। दामोदर टेक्निकल पावर बोर्ड का गठन किया गया। नेहरू जी के टाइम में DTPB जो है ये है दामोदर टेक्निकल पावर बोर्ड का ये गठन किया गया, जिसके अंतर्गत में ये जानना था कि किस तरीके से यहाँ पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दामोदर टेक्निकल पावर बोर्ड ने इसका DTPC जो है दामोदर टेक्निकल पावर बोर्ड, लिख दे क्या, लिख दे रहे हैं कहीं पर जगह है तो, दामोदर टेक्निकल पावर, बस जान जाइए इतना भी नहीं, अपने से लिख लेंगे हम, राइटिंग थोड़ा नीचे में। तो दामोदर टेक्निकल पावर बोर्ड का गठन किया गया। इसका मेन उद्देश्य था कि दामोदर वैलीज को जो फॉर्मेशन हो, किस किस जगह पर पावर इलेक्ट्रिक हाइड्रोसिटी का फॉर्मेशन किया जा सकता है और ताकि उसी उद्देश्य से हम वो डैम का निर्माण कर सकें। दामोदर टेक्निकल पावर बोर्ड ने जब अपना योगदान दिया तो उसके बाद जो है एक कमेटी बना और फिर ये हुआ कि क्यों ना इसको ऑटोनोमस संस्था के तहत, जैसे टेनेसी वैली अथॉरिटी जो है यूएस का एक अथॉरिटी है, ऑटोनोमी है, इसको भी अथॉरिटी प्रदान किया जाए, जिसको एक एस्टुचुअरी बोर्ड के तहत, एस्टुचुअरी बोर्ड मतलब जैसे अब इंडिया में भी जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को पूरे जो एक यूनिवर्सिटी एक्ट बना हुआ है, विश्वविद्यालय अधिनियम है, अपने उस हिसाब से विश्वविद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक सबका एक हाथ होगा, उसी को आधार को बनाते हुए जिसको एक संविधानित है ना, जिसको उस एक्ट की प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए जब कोई कमेटी बनाया जाता है उसको स्टैट्यूटरी कमेटी कहते हैं, हिंदी में सांविधिक समिति कहते हैं। तो उसके तहत में कहा गया कि एक इसको अथॉरिटी प्रदान किया जाए, नहीं तो ये बड़ी दिक्कत होगा कि बिहार गवर्नमेंट कहेगा कि मेरा हो और मेरे तरफ से हो, स्टेट गवर्नमेंट कहेगा, बंगाल गवर्नमेंट मेरे हो, तो कभी केंद्र का होगा और दोनों तीनों की जब आपस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, सरकारें नहीं रहेगी, तो ये ब्लेम लगाएंगे और इसका एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा जो बहुत से देशों में देखा गया। इसलिए उन्होंने दामोदर वैली एस्टुचुअरी संस्था के रूप में कारपोरेशन का नाम दिया गया। उस पूरी कंट्रोल करने के लिए एक डीवीसी होगा जिसको दामोदर वैली कारपोरेशन नाम दिया गया। 1952-53 में उसका नाम दामोदर वैली कारपोरेशन हुआ। तो सबसे पहला जो है बराकर नदी पर तिलैया डैम का निर्माण हुआ, जो आपको बरही के आसपास में देखने को, लोग कहते हैं जरा चले तिलैया डैम। 1953 में तिलैया डैम का निर्माण हुआ। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर 2x2 यूनिट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया गया। 1953 में इसके बाद निर्माण होने के बाद फिर एक सहायक नदी जो है दामोदर की,
कोनार जिसको नदी है उस पर कोनार डैम 1955 में बनाया गया। ये 2 यूनिट की थी, 2 यूनिट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया गया। फिर ये नदी, इसके बाद आपको मैथन डैम, ठीक है ना, 1957 में बनाया गया। और मैथन डैम कंपैरेटिवली इस सब की तुलना में ज़्यादा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता था। मैथन डैम आपका वही आप यहाँ जाएंगे ना, बंगाल से ये धनबाद से बंगाल के बीच में जब जाएंगे, मैथन हमने गया है तो उसी के बॉर्डर के, धनबाद से थोड़ा दूरी पर पड़ता है, बॉर्डर बंगाल और धनबाद के बॉर्डर के पास में, ठीक है ना, वो बंगाली में पड़ता है मेनली मैथन, ठीक है ना, जहाँ से दामोदर नदी एंट्री करती है उस एरिया में। आपका बर्धमान ये उसके क्या कहते हैं, हाँ उसी के आसपास में, बर्धमान के आसपास में ये एरिया, ठीक है ना, तो उसको मैथन डैम, और वहीं पर पंचेत डैम। तो बेसिकली जो ये है, एक बाल पहाड़ी डैम भी है बनाया गया, लेकिन अभी इसका रिकॉर्डेड डेटा नहीं है, अभी इस पर कोई बहुत सा शुरू तो किया गया है लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। तो ऐसे बहुत से है जो डैम बनाया गया, जैसे बरमो डैम, अय्यार डैम, ये सब के पास अभी गवर्नमेंट का कोई डेटा नहीं है। पर गवर्नमेंट में जो भी आपसे पूछा जाता है वो 4 डैम के बारे में रहते हैं, तिलैया, मैथन, कोनार, पंचेत, ठीक है, तिलैया, मैथन, कोनार, पंचेत, ये जो 4 डैम है, ये 4 डैम के बारे में जाना जाता है। बाकी ये सब जो अय्यार, बरमो, ये सब पूछ सकते हैं, लेकिन अभी सब के कोई भी अथॉरिटी के पास में इंफॉर्मेशन है। इस प्रकार से ये जो 4 डैम बनाया, तो तिलैया जो डैम बनाया आपको बराका नदी चूंकि पहाड़ से बहुत ज्यादा वो आ रहा था, तो पहला इसको पानी को कंट्रोल बराका नदी को यहाँ पर किया। उसके बाद ये देखा गया कि दूसरा जो नदी यहाँ से वो आते हुए मैथन जो है पूरा वहां पर प्रभाव डालता है, तो मैथन के पास में एक डैम बना के बराकर नदी की जगह पर 2 डैम बनाया गया। अब आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलैया और मैथन किस नदी पर है, तो दामोदर वैली में तो सब समझेगा कि दामोदर नदी पर है, लेकिन बराकर नदी, अब पूछेगा कि बराकर किसकी सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी। फिर पूछ देगा कि अच्छा दामोदर, तिलैया और मैथन के बीच में कौन सा और एक डैम है जिसको बहुत एक्सेस नहीं आया, तो बाल पहाड़ी डैम। इस प्रकार से बहुत से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। मैथन डैम कहाँ पर है, धनबाद के बॉर्डर है, हाँ धनबाद के बॉर्डर एरिया में है, लेकिन वो वहां पर जाओगे ना, क्योंकि मैं गया हूँ मैथन डैम में और वोटिंग सब किया हूँ, बड़ा अच्छा है, वहां पर जाओगे बस एंट्री करोगे तो पूरा बंगाल का नेटवर्क पकड़ेगा, बंगाल का टावर पकड़ेगा। उस समय जब हम गए थे तो रोमिंग था मोबाइल, तो मेरा रोमिंग में कट रहा था, तो घुमा हुआ है। तिलैया, बाल पहाड़ी, मैथन हो गया। और इस प्रकार से आप देख लो बोकारो नदी पर, बोकारो डैम भी इस पर बना है। ये बोकारो नदी जिसमें एक बहुत बड़ा आप सुने होंगे, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ से, स्वर्णरेखा नदी पर। हाँ, स्वर्णरेखा नदी किसकी सहायक नदी है, वो आगे जाके कहीं ना कहीं इससे मिलती हो, निकल जाता है। तो इस प्रकार से बोकारो, ये यहाँ पर एक डैम बना करके रिवर कोनार जो है बोकारो से होते हुए ये रिवर दामोदर पर बरमो डैम और पंचेत डैम ये पानी को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से पूरे पानी को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह डैम, रिवर चैनल्स, रिवर सिल्टेशंस को रोकने के लिए। फलस्वरूप ये हुआ कि इसके निर्माण के कारण टेनेसी वैली रिवर अथॉरिटी के प्रभाव से जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कैसे एग्जिस्टेंस आया, ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के सोच का बहुत बड़ा एक नतीजा रहा कि पूरे ये नदी जो रिवर ऑफ सैरो कहा जाता था, रिवर ऑफ सैरो बंगाल कहा जाता था, वो बदल कर करके है ना लाइफलाइन ऑफ बंगाल कहलाने लगा। इससे बहुत से नहर निकाले गए, पूरे बंगाल में इरिगेशन का फैसिलिटीज हुआ। फलस्वरूप डेंसली पॉपुलेशन के साथ साथ बंगाल हाईली बहुत एग्रीकल्चर बेल्ट में प्रभावित है। उसके बाद रिक्रिएशनल पॉइंट से गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होने लगा। उसके बाद लोग इंटरटेनमेंट के लिए बहुत से साधन उपलब्ध होने लगे। फॉरेस्टेशन उसके साइड में, पूरे रिवर्स डैम के साइड में फॉरेस्टेशन होने लगा। ओवरऑल देखा जाए एडवांटेजेस बहुत उससे मिलने लगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिक्रिएशनल, मछली का बहुत उत्पादन होने लगा, बंगाल बहुत बड़ा मछली का मार्केट भी है, उससे इकोनॉमिक जनरेट होने लगा। इरिगेशन की बहुत सुविधा होनी चाहिए, फ्लड तो कंट्रोल हो ही गया। डिसएडवांटेजेस में देखें तो बहुत ज्यादा अभी उस तरह का प्रॉब्लम सुधा नहीं, क्योंकि वो अर्थक्वेक बहुत सेंसिटिव जोन नहीं था। दूसरा सिल्टेशन, वो थोड़ा खुले हुए मैदानों में है,
इसलिए सिल्टेशन की बहुत ज़्यादा समस्या उतना नहीं है जितना आप भाखड़ा नागल डैम या वैलीज एरिया में देखते हैं। तो उधर डिफॉरेस्टेशन होता नहीं है। तीसरा डिस्प्लेसमेंट की बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। इस प्रकार से दामोदर वैली कारपोरेशन एक कंट्रोलिंग सिस्टम है जो पूरे नदी की डेवलपमेंट से लेके वो अथॉरिटी एक स्वतंत्र है, ऑटोनोमी है, जिसको पूरे नदी की डेवलपमेंट के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इस प्रकार से जो दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट है भारत की प्रथम रिवर प्रोजेक्ट और आज तक में उसकी बहुत सफलता है। कोई ऐसा बहुत बड़ा उसके कारण डिजास्टर्स नहीं आया, कोई इस तरह का बहुत बड़ा उसका प्रभाव नहीं आया और फलस्वरूप इसका गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर बहुत बड़ा। इस तरह के प्रोजेक्ट ने बहुत से मल्टी रिवर प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट पर आगे बढ़ाया। उसके बाद ही इन्फ्लुएंस होकर ये टिहरी डैम का जो प्रोजेक्ट आया भागीरथी वगैरह पर बनाया गया। अच्छा, एक चीज और कि जब रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया तो उसमें ध्यान होता है। अब बिहार देख लो कि बहुत ज्यादा कोसी के प्रभाव से बिहार, नॉर्थ बिहार पूरा फ्लड प्रोन एरिया है और साउथ बिहार ड्रॉट प्रोन एरिया है। यहाँ पूरा सूखा पड़ता है तो नॉर्थ बिहार पूरा पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ बिहार में जो नदियां निकलती हिमालय से सीधे हाई वेलोसिटी के साथ में मिलती है, इसलिए उसका कोर्स को चेंज करता है। लेकिन इतना प्रयास होने के बावजूद भी कोसी रिवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो उसका वजह क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी। क्योंकि जब कोई इंटरनेशनल बॉर्डर में आता है तो इंडियन सॉवरेनिटी वहां पर नहीं काम करता, भारत की संप्रभुता काम नहीं करता, उसके लिए एक संशोधन होना चाहिए। संशोधन में कई बार बातें हुई कि नेपाल गवर्नमेंट के साथ भारत के साथ तालमेल हो। बिहार सरकार ने इसको बहुत इनिशिएटिव लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि नेपाल एक हिली एरिया में है, बहुत ज़्यादा वहाँ प्लेन्स एरिया नहीं है। वहाँ पर पानी को लंबे समय तक रोकने के कारण वो उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो पाता है, इसलिए वो बहुत से ट्रीटी का पार्ट नहीं बन पाता है। वही वजह है कि कोसी को कंट्रोल करने के लिए बहुत बार प्रयास हुए, लेकिन कोसी रिवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के कारण वो नहीं बन पाया। तो ऐसे बहुत से चुनौतियां हैं जो बहुत से क्षेत्रों में नहीं होते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत से जो नदी बनाए गए बहुत से उस पर उसका सफल प्रयोग है। आप लोग उसको इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट में रख के छोटे छोटे आइडियाज के साथ में आप पढ़ लेंगे, पूरा आपको मल्टी रिवर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।